वेलकम फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने देखा था क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं वहीं से। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों को देखना था वो था क्या, फीचर्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत क्वेश्चन इसमें से आते हैं नीट में भी और आपके एकेडमिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िए। हर एक लाइन में एक आंसर, एक क्वेश्चन है ना, तो ध्यान से करिएगा। सबसे पहली चीज, किसी जो वेक्टर हम यूज कर रहे हैं, वेक्टर है क्या? जो डीएनए जो डिजायर्ड जीन हमारा है उसकी हमको क्लोनिंग करनी है, उसकी कॉपी तैयार करनी है। उस कॉपी को तैयार करने के लिए हमें कोई तरीका चाहिए होगा, कोई कोई एक व्हीकल चाहिए होगा जिसके थ्रू हम उसको मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है, और वो व्हीकल क्या कहलाता है? वो है एक वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर एक्चुअली होते क्या हैं? कई टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं हम लोग यूज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया फेज हो गया, प्लाज्मिड हो गया, कुछ सिंथेटिक वेक्टर्स हैं जो हम लोगों ने बनाए हैं। तो इन वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज है किसी वेक्टर के अंदर, वो क्या होनी चाहिए? पहली चीज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और आई उसके पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ये एक्चुअली में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है क्या? ये एक जेनेटिक सीक्वेंस है, एक ऐसा सीक्वेंस जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा। जो डीएनए या जो जीन हम ऐड कर रहे हैं उस वेक्टर के अंदर, उसकी कॉपी तैयार होगी। तो एक्चुअली में ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है किस चीज को? कॉपी नंबर। इट कंट्रोल्स कॉपी नंबर ना। जितनी ज्यादा कॉपी नंबर होगी उतना बेहतर वेक्टर माना जाता है। ठीक है, जितना ज्यादा कॉपी नंबर उतना बेहतर वेक्टर। ठीक, तो ये चीज हुई पहली प्रॉपर्टी। सेकंड चीज बात आती है क्या? सिलेक्टेबल मार्कर या मार्कर जीन्स। इसका क्या मतलब हुआ सिलेक्टेबल मार्कर? मान लो आपने एक प्लाज्मिड है, एक वेक्टर से मान लो प्लाज्मिड ले लिया है ना, एक ही प्लाज्मिड है। ठीक है, एक ही प्लाज्मिड ले लिया। ठीक, इसमें हमने एक कोई मान लो डीएनए ऐड कर दिया। ये कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमारे पास, जिसको हमको कॉपी करनी है, जिससे हमको कोई प्रोडक्ट तैयार करना है, उसको हमने इस पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको किसी होस्ट में डाल के फिर कल्चर करेंगे। मान लो कोई बैक्टीरिया ले लिया, इस बैक्टीरिया के अंदर इसको डाल दिया गया। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया के अंदर हमने इसको ये डाल दिया क्लोनिंग वेक्टर को। कैसे पता चले कि गया है ना? कैसे पता चले? ये बैक्टीरिया सेल क्या कहलाएगी? कहलाएगी ट्रांसफॉर्मेंट। तो कैसे पता चले कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है? ये वेक्टर इसके अंदर गया कि नहीं गया, ये कैसे पता चलेगा? इसको पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स का। ठीक है ना, इसको पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर एक्चुअली में होता है क्या? ये कुछ जेनेटिक सीक्वेंस हैं, जीन्स हैं, जो कोड करते हैं फॉर एंटीबायोटिक्स, किसी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस के लिए, मतलब एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं। जैसे मान लो यहां पे एक जेनेटिक सीक्वेंस इधर हो जाए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये है आपका, मान लो टेट्रासाइक्लिन के लिए। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स के लिए ये रेजिस्टेंट जीन है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, ऐसे मान लीजिए इसमें और भी हो सकता है। मान लो यहां पे एक और जेनेटिक सीक्वेंस है ना, ये एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है, तो इसको ऐसे लिख दिया जाएगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। तो किसी एक वेक्टर के अंदर एक से अधिक सिलेक्टेबल मार्कर्स हो सकते हैं, है ना। कई सारे सिलेक्टेबल मार्कर्स हो सकते हैं, जितने अच्छे हो, अच्छा है ज्यादा होगा तो, है ना, हम उसको उनके अकॉर्डिंग चेक कर पाएंगे या मैनेज कर पाएंगे, कैसे इनको इससे डिटेक्ट करना है हमको। ठीक है, तो सिलेक्टेबल मार्कर बेसिकली यूज किस तरीके से किए जाते हैं, इसको भी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे, जहां पर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे कि ये इसका मैकेनिज्म क्या है डीटी का। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है या ये समझना जरूरी है कि सिलेक्टेबल मार्कर या मार्कर जीन्स को यूज करते हैं हम लोग किस काम के लिए? पता लगाने के लिए कि एक प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट बना कि नहीं बना, या फिर वो रिकॉम्बिनेंट अगर हमने किसी होस्ट के अंदर डाला तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हुई कि नहीं हुई। ठीक है, ये पता लगाने के लिए हम लोग इस चीज को यूज करेंगे, क्योंकि भाई दिख तो रहा नहीं है, ये दिखने वाला चीज तो है नहीं कि आपको आई से विजिबल होगा कि आप देख ले रहे कि हाँ यहाँ पड़ गया।
और ऐसा भी नहीं कि आप ये कह सकते हैं कि नहीं बहुत एक्यूरेटली काम किया गया, ये होगा ही होगा, सर्टेनिटी नहीं होती यहाँ पे, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे कल्चर मीडियम में, एक मीडियम में इन विट्रो कर रहे हैं, तो आप किसी चीज के लिए सर्टेन नहीं हो सकते कि आपने जो किया है वो हुआ ही हुआ है। वहां पे पॉसिबिलिटीज हमेशा होंगी कि या तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है ना। दोनों ही ऑप्शंस होंगे, दोनों ही पॉसिबिलिटीज होंगी। उसको रूल आउट करने के लिए हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है क्या, रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट। किसी भी मार्क, अगर हम लोग बात कर लें वेक्टर की, तो इस वेक्टर के पास कोई क्लोनिंग साइट होती है। क्लोनिंग साइट एक्चुअली है क्या, ये स्पेसिफिक जेनेटिक सीक्वेंस है जहां पे जो हमारा डिजायर्ड डीएनए, जो जीन हमने ऐड किया है, उसकी क्लोनिंग होगी, मतलब उसकी कॉपी तैयार की जाएगी, उसकी क्लोनिंग शुरू हो जाएगी। तो रिकॉग्निशन साइट, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये बात जो अभी बात हो ना कि यहां पे होगा, वो तो कॉपी नंबर की बात हो गई ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। हम लोग बात कर रहे हैं अब रिकॉग्निशन साइट की। रिकॉग्निशन साइट वो जगह होगी, है क्या, है भी, ये भी है ये जेनेटिक सीक्वेंस ही है ना, लेकिन ये वो जगह है जहां पे मान लो ये एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर, एक प्लाज्मिड है ना, एक प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड में ये एक जेनेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। ये मान लो आपका ये वाला हिस्सा है क्या, ये सिलेक्टेबल मार्कर हो गया, ठीक है, किसी के लिए एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन या कोई सा भी। यहां पे एक सीक्वेंस ये दिख रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, ये बोल दिया कि ये क्या है, ये रिकॉग्निशन साइट है। ये एक रिकॉग्निशन साइट है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट है, इस बात का अर्थ क्या हुआ। इसका मतलब यह है कि जब इस प्लाज्मिड के ऊपर, जब इस वेक्टर को आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे, जब इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे, तो वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर इस रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज कर लेगा, इस जेनेटिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, तो वो इसको यहीं से कट करके रिमूव कर देगा, ठीक है। वो इसको यहां से काट के हटाएगा और ये वेक्टर आपका यहां से ये फ्री हो जाएगा, इसकी ये साइट ओपन हो जाएगी, है ना। अब आप यहां पे अपना डिजायर्ड डीएनए जो है, वो जो भी आपका होगा, वो जो कट डीएनए होगा वो लाके आप यहां पे जोड़ के रिकॉम्बिनेंट बना सकते हैं। लेकिन उसको भी आप उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे जिससे आपने इस वेक्टर को कट किया है। तो रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट क्या है, वो यूनिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जो कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रीड कर सकता है, वहां से वो कट करके निकाल सकता है, ठीक है। एक वेक्टर के लिए एक से अधिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट होगी, तो ये उस वेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है ना। यानी कि वो वेक्टर बढ़िया माना जाता है जिसके पास ज्यादा रिकॉग्निशन साइट्स हो फॉर वेरियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। लेकिन एक ऐसा वेक्टर जिसपे एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट्स हो, तो फिर वो कोई बढ़िया वेक्टर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि फिर उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, जितने रिकॉग्निशन साइट्स होंगे उन हर जगहों पे वो काटता चला जाएगा। जैसे मान लो इसी को हम ले लें कि मान लो इसमें यहां पे भी एक सीक्वेंस हो जाए, ये भी रिकॉग्निजेबल सीक्वेंस है, तो क्या होगा, यहां पे भी कट लग जाएगा, है ना। तो क्या होगा, तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे प्लाज्मिड के, तो हमको उसके टुकड़े थोड़ी करने हैं, है ना। उसके ये थोड़ी उसको मतलब उसको एकदम काट पीट के बर्बाद ही कर देना है। हमको उसमें छोटी सी जगह बनानी है ताकि अपना डिजायर्ड डीएनए उसमें अटैच करके इसको होस्ट में ट्रांसफॉर्म कर सके। हमको उसके टुकड़े नहीं कर देने कि उसको मारे पूरा काट पीट के खत्म ही कर दिए, है ना। तो बहुत सारे प्लाज्मिड इस तरीके से हम लोग प्लाज्मिड हम लोग पास हैं भी और कुछ बनाए भी गए। जैसे हम लोग की बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, ये PBr322, ठीक है। इसको देखा जाए, दिख रहा है ये PBr322, ये एक बढ़िया एग्जांपल है प्लाज्मिड को समझने के लिए या क्लोनिंग साइट को समझने के लिए। अगर आप इसको देखें, ठीक है, PBr322 ये एक
प्लाज्मिड है, एक वेक्टर है जिसको तैयार किया गया है, एक प्लाज्मिड जिसको बॉलिवर और रॉड्रिज इन्होंने तैयार किया है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, एक वेक्टर है, एक प्लाज्मिड है जिसके पास ढेर सारी रिकॉग्निशन साइट्स हैं। किसके लिए? क्लेवन, हिंद 3, बैम H1, साल 1, PVU2, PST1, PVU1, इको R1 ना, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए इसके पास रिकॉग्निशन साइट्स हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा वेक्टर की तरह काम करेगा। और साथ में साथ इसमें देखें अगर यहां पे, तो ये देखिए ये क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर। ये है सेलेक्टेबल मार्कर, है ना। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, तो दो रेजिस्टेंट जीन है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है यहाँ पे, रीजन ऑफ प्रोलिफरेशन, तो ये सारी चीजें इसके पास है। एक बेहतरीन वेक्टर है जिसके पास मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट्स हैं फॉर मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, है ना। तो ये क्या है, एक सिंथेटिक है प्लाज्मिड जिसको प्रिपेयर किया गया है। इसी तरीके से और भी है, PUV8 है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो टाइप वेक्टर के टाइप्स अगर हम लोग देखें तो कई तरीके के वेक्टर्स हैं जिसमें कॉमनली सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं क्या, प्लाज्मिड्स मोस्ट कॉमन वेक्टर्स हैं, है ना। सबसे ज्यादा यूज किया गया, मोस्ट वाइडली यूज किए गए हैं। और ये अप टू 10 KB ऐसे जेनेटिक सीक्वेंस, ऐसे डीएनए, ऐसे जेनेटिक सीक्वेंस जिसको क्लोन करना है आपको, और उसकी साइज 10 KB तक की होती है, उसको हम लोग यूज करते हैं क्लोन करने के लिए प्लाज्मिड्स को। फिर आता है क्या, PBR322 जिसके बारे में भी लोग बात कर रहे थे, है ना, जो कि प्लाज्मिड जिसको बॉलिवर और रॉड्रिग्यूज ने तैयार किया है, जिसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं या रिकॉग्निशन साइट्स हैं। फिर आता है PUC8 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में तैयार किया गया एक वेक्टर है। यह भी एक प्लाज्मिड है जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, जो कि एक इसके लिए काम कर रहा है क्या, मार्कर ना, सेलेक्टेबल मार्कर। इसके अलावा इसमें कई सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस है या साइट है, क्लोनिंग साइट है, इको R1, बैम H1, साल1, PST1, HIND3। प्लस इसमें एक बड़ी स्पेसिफिक चीज होती है, LAC-Z जीन, है ना। ये आपने पढ़ा होगा वहां पे क्या था वो, लैकोपेरान मॉडल में, है ना। LAC-Z जीन क्या था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, वही वाला है LAC-Z जीन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसके पास है ही। तो ये भी एक अच्छा वेक्टर है जिसको हम लोग अभी आगे इसका यूज देखेंगे कैसे होता है। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज यूज किए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज तब यूज किए जाते हैं जब जेनेटिक सीक्वेंस या जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मोर देन 10 KB साइज का हो, मोर देन 10 KB साइज का हो, जैसे लैम्डा फेज जो बेस्ट एग्जांपल है इसका। इसके अलावा प्लांट्स के केसेस में हम लोग यूज करते हैं क्या, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड या TI प्लाज्मिड्स। TI प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से एक्सट्रैक्ट किया गया है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से निकाला गया है। इसमें एक TDNA पाया जाता है। वो TDNA जो है वो क्या है, वो इसके जो ट्यूमर का मतलब क्या था, सेल्स का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ यानी प्रोलिफरेशन हो रहा है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस TDNA को मॉडिफाई किया गया इस तरीके से कि वो नॉन पैथोजेनिक हो जाए। अभी नॉन पैथोजेनिक TDNA जो है, TI प्लाज्मिड जो है, उसके पास भी क्या होगा, आपका क्लोनिंग सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट होगी, वहां पे कट करेंगे, कट करके डिजायर्ड DNA को उसमें जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद उसको किसी प्लांट, जो भी आपका टारगेट ऑर्गन होगा, जो भी टारगेट प्लांट होगा, उसके अंदर ट्रांसफ्यूज करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा YAC एंड BAC जो आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, और जंपिंग जीन्स या ट्रांसपोजॉन्स, इनको भी एज अ वेक्टर यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, इजी है ये सब चीजें। अब बात आती है कि प्रोसेस, है ना, आपके स्टेप्स क्या होंगे। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की प्रोसीजर जो है वो पूरा डिटेल में इस प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। तो सब ये कंप्लीट स्टेप नहीं है, है ना, कुछ स्टेप्स और आएंगे जिसको हम लोग अभी नोट कर लेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, पहली चीज क्या होगी कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्लस आइसोलेट करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड DNA, है ना। तो कैसे आइसोलेट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इस चीज को देखा जाए। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो अब इंसुलिन है,
ठीक है। इंसुलिन एक जीन हार्मोन है। ये इंसुलिन करता क्या है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डाउन करता है, उसको ग्लाइकोजन में चेंज करता है। बन कहां पर है, पैंक्रियाज में। बन कैसे रहा है, डेफिनेटली इंसुलिन जो है प्रोटीनी नेचर का है, तो उसको कोई एमआरएनए बना रहा होगा। अगर एमआरएनए बना रहा है तो एमआरएनए को कोई बनाने के लिए कोई जेनेटिक सीक्वेंस, कोई डीएनए होगा जो बना रहा होगा उस एमआरएनए को। तो हम अगर उस जीन को निकालना चाहें तो कैसे करेंगे, आप उसको पैंक्रियाज से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको किसी सेल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई बैक्टीरिया ले लें। अब देखो ऑप्शन आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं। आप कोई एनिमल सेल हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई प्लांट सेल हो सकता है, या कोई फंजाई हो सकता है। इनमें से किसी का भी डिजायर्ड डीएनए जो हमारे लिए है वो हमको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या जरूरत है, ये डिपेंड करता है आप किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो बैक्टीरिया है, तो आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लिया, एक पॉट लिया, उसमें सेल ले लिया, ह्यूमंस एनिमल सेल कोई हो, या बैक्टीरिया हो, या फंजाई हो, या आपका प्लांट सेल हो, कुछ भी हो, जो ऐसा हो आपने वो लिया, और अकॉर्डिंगली उसमें एंजाइम्स ऐड कर देंगे। जैसे बैक्टीरिया होगा तो लाइसोजाइम ऐड कर दिया, प्लांट सेल है तो सेलुलेज, फंजाई है तो काइटिनेज, एनिमल सेल है तो प्रोटीएज, है ना। ये सब आपने ऐड किया। इसके बाद अब देखो क्या होगा, लाइसोजाइम जब आप डालेंगे तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व कर देगा। सेलुलोज होगा तो प्लांट सेल की सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी है, तो सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज को डिसॉल्व कर देगा, है ना। वैसे ही फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, या वो जो ना एन-एसिटाइल मिरामिक एसिड, नाम एंड नाग, जो आप पढ़ चुके होंगे पहले ही, तो उससे बना हुआ उस जो काइटिन के पॉलीमराइजेशन से बना है, तो ये उसको आसानी से डिसॉल्व कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। सेल के फ्रेगमेंट्स, सेल का जो कंस्टिट्यूएंट्स है, जो प्रोटोप्लाज्म है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अब उसमें सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, भाई सेल वॉल को आपने डिसॉल्व किया, मेम्ब्रेन बच रही होगी, मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, प्रोटीन, लिपिड्स, तमाम चीजें हैं। उनके लिए आप प्रोटीएज, लाइपेज, आरएनए होगा उसको डिसॉल्व करने के लिए आरएनएज, और राइबोन्यूक्लियेजेस, ये सारी चीजें आप जब डाल देंगे तो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे बच क्या जाएगा, बच जाएगा डीएनए, जो कि उसमें डिसॉल्व है। ठीक है, उसको प्यूरिफाई कर लेंगे और उसी को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कैसे करते हैं, आप इसमें चिल्ड एथेनॉल ऐड कर देंगे। चिल्ड एथेनॉल ऐड करेंगे तो डीएनए क्या होगा, वहां पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्पूलिंग। जैसे हम लोग की बुक में ये चीज दिखा रखा है ना। यहाँ पे बुक में ये चीज दिखा रखा है कि डीएनए को निकालने का तरीका, मतलब तरीका क्या दिया, मतलब एक इमेज बस दे रखा है कि स्पूलिंग कैसे होती है ना। डीएनए ऐसा क्लॉट जैसा दिख रहा है ना, जैसे म्यूकोइड क्लॉट जैसा। ठीक है, तो आपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट, आपने फर्स्ट स्टेप पार कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियस एंजाइम। अब आपने डीएनए को निकाल लिया, अब आप उसमें क्या करिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल दीजिए। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब आप डालते हैं तो वो क्या करेगा, उसको कट करेगा डीएनए को। आपके लंबा सा थ्रेड है डीएनए का, उसमें से आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियस आरई डाला आपने, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, वो किसी स्पेसिफिक जेनेटिक सीक्वेंस को कट कर देगा, जिसको वो डिटेक्ट कर रहा होगा, जिसको वो रिकॉग्नाइज कर सकता होगा। जैसे हिंड2 डालते हैं, मान लो कोई सा भी आप ले लो, यहाँ पे इको R1 ले लो, है ना, तो वो क्या करेगा, वहां पे उसमें से एक स्पेसिफिक जगह से कट करके निकाल देगा। आपका ये क्या है, ये मान लो आपका है क्या है, ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये आपने निकाल लिया। ठीक है, इसका फ्रेगमेंट निकाल लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, देखो वैसे तो जिसे हम लोग बुक में देखें तो उसमें क्या दे रखा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ऐड कर दें और वेक्टर के साथ जोड़ के रिकॉम्बिनेंट बना लें, लेकिन अभी तुरंत रिकॉम्बिनेंट नहीं बना देंगे। आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। अगर आप आगे का एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल होता है तो आपको पूरी प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी, फिर से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सारा का सारा काम फिर से करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको पीसीआर में डाल देते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करा के इसकी कॉपी बना लेते हैं ढेर सारी, और फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से प्लाज्मिड से जोड़ देंगे। अब प्लाज्मिड क्या है, मान लो ये प्लाज्मिड है आपका, ठीक है, ठीक है, वही बात होगी कि मान लो ये आपका एक प्लाज्मिड है,
इस पे आप क्या करेंगे, जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहां पे काम किया था वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां पे यूज करेंगे और इसको कट कर देंगे किसी जगह से। ये ऐसे कट कर देगा तो आपका प्लाज्मिड जो बन गया ये ऐसे आ गया इस तरीके से। अब आपने जो जीन इधर से निकाला था, जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसको क्या करेंगे आप इसमें ले आके जोड़ देंगे बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। बन गया आपका क्या, रिकॉम्बिनेंट। एक रिकॉम्बिनेंट तैयार हो गया जिसमें ये क्या है, ये हिस्सा है प्लाज्मिड डीएनए और ये हिस्सा आपका क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, या डिजायर्ड डीएनए जो आपका था है ना। तो इस तरीके से एक रिकॉम्बिनेंट तैयार हो जाता है, तैयार कर लेते हैं हम लोग। लेकिन अभी बात हम लोग स्टेप वाइज कर रहे हैं, तो अभी सेकेंड स्टेप क्या था, ये तैयार करना, जीन ऑफ इंटरेस्ट का फ्रेगमेंटेशन है ना। एक फ्रेगमेंट तैयार कर लिया जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक। ठीक है, हमने एक फ्रेगमेंट तैयार कर लिया, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन बाय ऑफ डीएनए बाय जीन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये काम हो गया। थर्ड क्या था, आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बात ये आती है कि जो हम लोगों ने तैयार किया है, जो ये फ्रेगमेंट जो निकाला, इसकी बात नहीं कर रहे ना, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो हम आगे का स्टेप है, ये तो स्टेप ऐसे फॉलो होगा, इस चीज की बात कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक ये तैयार कर लिया है ना, एक आपने फ्रेगमेंट निकाल लिया जिसको बोल रहे हैं क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड डीएनए या फॉरेन डीएनए, आप जो शब्द इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये फ्रेगमेंट आपने तैयार किया, अब ये कहां पे है, ये सारी चीजें है तो उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ही ना भाई, इसी में तो है, इसी में ये फ्रेगमेंट्स हैं, इसी में आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल रखा है ना, इसी में तो है ये चीज भाई। इसी में आपने क्या हुआ, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का ये था, ये आपने इसी में डाला था, डीएनए के फ्रेगमेंट्स इसी में पड़े हुए हैं। कैसे पता चले कि फ्रेगमेंटेशन हुआ भी कि नहीं हुआ, आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डाला, डीएनए को आप देख नहीं सकते, उसको फ्रेगमेंट्स देख नहीं सकते हैं, कैसे पता चले कि डीएनए के टुकड़े हुए हैं। जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने डाला उसने आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स तैयार कर दिए, ये कैसे पता चले, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कॉमनली मोस्ट कॉमनली यूज होती है, एग्रोस जेल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो होता क्या है, ग्लास की एक ट्रे होती है, ऐसी होती है, उसमें जेल जो होता है पाउडर आता है, उसको आप गर्म पानी में बॉइल्ड वाटर में मिक्स करके एक सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं, जो थोड़ा सा सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड का सॉल्यूशन होता है। उसको आप इसमें जब डालेंगे तो इस साइड से मास्किंग टेप लगा दिया गया है, थोड़ी देर में वो जेली जो सेमी सॉलिड है, जो जेलेटिनस सब्सटेंस है, वो थोड़ा सा जेली जैसा बनने लगेगा ना, जो जेली जो नहीं खाते हैं वो वैसा जेली जैसा हो जाएगा, तो थोड़ा सॉलिड होने लगेगा। एक कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको लेके उस पर प्रेस कर देते हैं तो उसमें डिप्रेशंस बन जाते हैं, जिनको वेल्स बोलते हैं ना। ये क्या है, वेल्स, वेल्स बन गए। अभी इन्हीं वेल्स में क्या करते हैं, जो आपने तैयार किया हुआ है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला के डीएनए को कट करने के लिए, उसको क्या करते हैं, इन्हीं वेल्स में लोड कर देते हैं, भर देते हैं, और उसके बाद यहां पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देते हैं। कैथोड, जिधर वेल्स है उधर निगेटिव चार्ज लगाते हैं, कैथोड लगा देते हैं, और अपोजिट साइड पे एनोड लगाते हैं। अब देखो इसमें इसका प्रिंसिपल क्या है, काम कैसे करता है। डीएनए जो आपका निगेटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ फॉस्फेटाइंस, है ना, डीएनए निगेटिवली चार्ज है, वेल्स में आपने डीएनए को लोड कर दिया है। अब जैसे आप लोड करके पावर सप्लाई ऑन करेंगे, करंट सर्किट में करंट दौड़ेगी, ये साइड निगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। डीएनए जो इनवेल्स में भरे हुए निगेटिवली चार्ज हैं, वो क्या करेंगे, रिपेल होंगे निगेटिव चार्ज की तरफ से और अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो डीएनए क्या करेगा, इस एग्रोस जेल पे रन करेगा अंदर की तरफ। तो ये कहां करता कहां पे, ये अंदर अंदर होता है। तो यानी कि इस जेल के अंदर कुछ स्पेस होगी ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लाइक चीज होगी। तो होता क्या है, जो जेल है इसके अंदर बहुत ही माइक्रो पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, जिनके थ्रू होके डीएनए के फ्रेगमेंट जहां रन करते हैं। जैसे अगर हम इसको यहां पे इस तरीके से समझें, ये मान लो जेल है पूरा, ये वेल है जिसमें लोड कर दिया गया डीएनए। तो जब आप चार्ज अप्लाई करेंगे, करंट अप्लाई करेंगे, तो डीएनए फ्रेगमेंट्स अंदर की तरफ मूव करेंगे आगे, है ना, पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेंगे। अब जो फ्रेगमेंट जितना छोटा होगा वो उतना आगे जल्दी जाएगा, जो फ्रेगमेंट बड़ा होगा वो पीछे रह जाएगा। जैसे हम लोग अपने एनसीईआरटी के बुक का डायग्राम देखें तो ये इस डायग्राम से समझा जाए,
तो यहाँ पे 4 वेल्स हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे ये 4 वेल हैं, इनको हम लोग देख सकते हैं। इन चारों वेल्स में आपने डीएनए लोड किया और करंट ऑन किया, और जो स्मॉलर सेगमेंट है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है टुवर्ड्स द, ये वाली साइड पॉजिटिव साइड होगा, अगर ये साइड देखें हम, इधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा और इधर नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो डीएनए जो है नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड के मूव करेगा, और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है वो ज्यादा आगे चले आएंगे, लार्जर फ्रेगमेंट्स पीछे रह जाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ देखें, यहाँ पे एक भी फ्रेगमेंट आगे नहीं आया, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये वाला डीएनए फ्रेगमेंटाइज हुआ ही नहीं, ये एक लार्ज डीएनए का मॉलिक्यूल है जो इस एग्रोज के थ्रू रन ही नहीं कर सकता। तो ये वहीं का वहीं पड़ा हुआ है शुरुआत में, जहां पे लोड किया गया उसी के पास, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब बात आती है क्या कि आप पता कैसे करेंगे कि भाई ये आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देख तो सकते नहीं इनको। तो करते क्या है, इसको हम लोग पहले ही इसको स्टेन कर देते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से, है ना। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इथिडियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन से स्टेन कर दिया जाता है। इसको जो डीएनए हमारा था, जो डीएनए जिसको आपने क्रॉप किया, कट किया था, फ्रेगमेंटाइज किया था, उन फ्रेगमेंट्स को इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर देते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन ये है एग्रोज के अंदर। अब करेंगे क्या, जब आपने ये प्रोसेस कर लिया उसके बाद इस पूरे शीट को, इस जेल की शीट को क्या करते हैं हम लोग, रख देते हैं एक उस पे क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे। अंडर द अल्ट्रावायलेट लाइट ये फ्रेगमेंट्स जो है वो ग्लो करना शुरू कर देते हैं, चमकने लगते हैं। तो आप अब देख सकते हैं कि कौन सा फ्रेगमेंट कहां पे है। अब ये कैसे पता चले कि कौन सा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमको ये वाला चाहिए था, हमको ये वाला चाहिए था, या हमको ये वाला चाहिए था, ये कैसे पता करें हम लोग कि जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा था इतने सारे फ्रेगमेंट्स में से। तो देखिए, आप क्या खोज रहे थे ये आपको पता है ना। आप कोई एंजाइम बनाने के लिए आप ये काम कर रहे थे, या आपको कुछ प्रोडक्ट चाहिए था, कोई हार्मोन, कोई एंजाइम, कुछ चाहिए था आपको, और जो चाहिए था उसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है ये आपको पहले से पता था। तो एक्चुअली में यहां पे होता क्या है, हम लोगों को ये चीजें पता होती हैं कि हमें क्या चाहिए। जो जीन उस पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाएगा, उस प्रोडक्ट को बनाएगा, उस जीन का जेनेटिक सीक्वेंस क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उसके बारे में सब कुछ पता होता है। जिसके पास, मतलब आपके पास एक चार्ट पड़ा होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। तो उस मॉलिक्यूलर वेट का डीएनए का फ्रेगमेंट कितना बड़ा होगा और वो किस जगह पे होगा, ये हमको पहले से पता होता है ये चीजें। तो आप उस हिस्से को कट करके यहां से निकाल लेंगे, है ना, ये इस जेल में से कट करके निकाल लेंगे, और उससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर देंगे। प्रोसेस को बोलते हैं एल्यूशन, ठीक है। डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद मतलब एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब क्या हो गया, आपको मिल गया क्या, आपको सेपरेट कर लिया और आइसोलेट कर लिया आपने क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने सेपरेट करके निकाल लिया अलग, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमको, देखा जाए, आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए आपने कर दिया। अब क्या करना है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जो डिजायर्ड डीएनए है उसको हम लोग एम्प्लीफाई करेंगे। तो कैसे एम्प्लीफाई किया जाए, है ना। अच्छा, स्टेप जरा एक बार प्रोसेस को देख लेते हैं हम लोग पूरा कि कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले क्या किया, एग्रोस जेल को प्रिपेयर किया आपने, है ना। एग्रोस जेल को प्रिपेयर किया और वेल को क्रिएट किया, वेल क्रिएट कर दिया, एग्रोस जेल प्रिपेयर किया। डीएनए सैंपल इज लोडेड इनटू द वेल। आपने वो ड्रॉपर या गन लिया, उससे डीएनए को सैंपल को लोड कर दिया। फिर क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी जेल मैट्रिक्स में, जो एग्रोस जेल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की। रिजल्ट क्या मिलेगा कि डीएनए फ्रेगमेंट मूव करना शुरू कर देंगे एक तरफ, ठीक। स्मॉलर फ्रेगमेंट्स मूव फास्टर देन द लार्जर फ्रेगमेंट्स, नेचुरल सी बात है। डीएनए फ्रेगमेंट को स्टेन कर दिया इथिडियम ब्रोमाइड से ताकि उनको अंडर द यूवी विजुलाइज किया जा सके। ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देंगे डीएनए फ्रेगमेंट के, ग्लो करने लगेगा। जब आप अल्ट्रावायलेट लाइट डालेंगे तो ब्राइट ऑरेंज कलर का ग्लो वहां पे मिलेगा। और डीएनए का जो फ्रेगमेंट जो हमारा डिजायर्ड होगा उसको आप कट करके वहां से निकाल देंगे। प्रोसेस कहलाती है इल्यूशन। और इसके बाद हम इस फ्रेगमेंट को, जो डीएनए का जो कट निकाला है आपने, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको एम्प्लीफाई करते हैं। कैसे, पीसीआर के थ्रू, है ना।
तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए बाय पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे कि पीसीआर कैसे होता है और इसके बाद नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल प्लीज लाइक करिए, और कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बार बार रिवीजन करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन करना, जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करेंगे आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, ध्यान से करिए। ठीक है, और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज इसको। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।